नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे CDP यानी कि बाल विकास एंड साइकोलॉजी मनोविज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आगामी रीट, सीटेट, यूपीटेट, ऑल टेट एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए बिना कोई देर किए पहले प्रश्न पे मित्रों, बहुत अच्छे प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आपने नहीं देखे और जो एग्जाम में आते हैं ना, वैसे प्रश्न मिलेंगे आज आपको। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है मित्रों, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। जुड़वा बच्चे कितने प्रकार के होते हैं? पहला प्रश्न, चाइल्ड डेवलपमेंट से, बाल विकास से, है ना, कि जो जुड़वा बच्चे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? एक तरह के, दो तरह के, तीन तरह के या चार तरह के? तो मित्रों आपको बता दूं मैं, यहाँ विकल्प दो सही हो जाएगा पहले प्रश्न में, यानी कि दो तरह के, दो प्रकार के जुड़वा बच्चे होते हैं। जुड़वा बच्चों के दो प्रकार होते हैं मित्रों, है ना। देखते हैं ये दो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए मित्रों, पहला है, उसे कहते हैं एकांडी जुड़वा। क्या बोलते हैं? एकांडी जुड़वा। और दूसरा है मित्रों, उसे बोलते हैं भ्रातृय जुड़वा। जुड़वा बच्चे दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है एकांडी जुड़वा और दूसरे होते हैं मित्रों भ्रातृय जुड़वा। अब जो एकांडी जुड़वा है और भ्रातृय जुड़वा, इनमें से क्या अंतर आता है? आपको पता है, जुड़वा मतलब जिसे बोलते हैं ट्विंस, ठीक है, यानी कि दो बच्चे साथ में होना। अब देखिए एकांडी में देखिए दो बच्चे होते हैं, उसमें देखिए मुख्य विशेषता क्या है? इनमें या तो दोनों गर्ल्स होगी यानी कि दोनों लड़कियां होगी, और या फिर दोनों क्या होंगे? बॉय यानी कि दोनों ही लड़के होंगे। कहने का मतलब है मित्रों, या तो दोनों लड़कियां होंगी या दोनों लड़के होंगे, ये एकांडी की विशेषता है। भ्रातृय में कुछ भी हो सकता है, यानी कि दोनों लड़कियां भी हो सकती है, दोनों लड़के भी हो सकते हैं, और एक लड़की और एक लड़का भी हो सकता है। ये भ्रातृय जुड़वा बच्चों की विशेषता है, ठीक है, ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता पे चलते हैं मित्रों। एकांडी की बात करूं तो ये माता के एक अंडाणु से जन्म लेते हैं, यानी कि माता का जब एक अंडाणु, है ना, जब विभक्त होता है, विभाजित होता है, तो ट्विंस जो जन्म लेता है वो एकांडी कहलाता है। और जब माता के मित्रों दो अंडाणु निषेचन से जो जन्म लेते हैं वो होते हैं भ्रातृ बच्चे, ठीक है। तीसरी विशेषता देखते हैं। एकांडी जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादातर क्या देखा जाता है? उनमें जैसे उनके आंखों का रंग, चेहरों का रंग, वो क्या होता है? वो लगभग एक समान होता है, ठीक है। लेकिन भ्रातृय में अक्सर एक समान नहीं होता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों पहला, और ऐसे बाल विकास के प्रश्न रीट वगैरह यूपीटेट में आते रहते हैं। तो अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। प्रश्न संख्या 1 में विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 2 में। मित्रों देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या है? प्रश्न संख्या 2 है, शिक्षण की किस अवस्था में पुनर्बलन की क्रिया सम्मिलित होती? देखिए जब शिक्षण आप पढ़ोगे मनोविज्ञान में, तो वहाँ पे देखिए पूछ रहे हैं कि किस अवस्था में। तो शिक्षण की देखिए एक वैज्ञानिक था, मनोवैज्ञानिक P.W. जैक्सन। कौन था मित्रों? P.W. जैक्सन। P.W. जैक्सन ने बताया है कि जो शिक्षण की अवस्थाएं होती हैं वो होती है मित्रों 3, यानी कि एक होती है पूर्वावस्था, दूसरी होती है अंत्य क्रिया अवस्था, और तीसरी होती है उत्तर क्रिया अवस्था। ये 3 अवस्थाएं होती है मित्रों शिक्षण की। किसने बताया? P.W. जैक्सन ने बताया मित्रों, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि इन 3 अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था है जिसमें पुनर्बलन की क्रिया सम्मिलित होती है? पुनर्बलन देना, आपको पता है पुनर्बलन देना, है ना, यानी शाबाशी देना, वो होता है पुनर्बलन, ठीक है। बालक के किसी कार्य पर शिक्षक द्वारा पुनर्बलन देना ना। तो ये पुनर्बलन की जो क्रिया है मित्रों, ये कौन सी अवस्था की विशेषता है? किस अवस्था में सम्मिलित होती है? पूर्व अवस्था होती है कक्षा में जाने से पहले की, यानी कि जिसमें योजना बनाना, शिक्षण विधि का चयन करना, है ना, पाठ्य वस्तु का चयन करना, ये पूर्व अवस्था की विशेषता है, ठीक है। इसके बाद होती है अंत्य क्रिया अवस्था, यानी कि कक्षा में प्रवेश करने के बाद, जब शिक्षक कक्षा में प्रवेश कर लिया तो ये अवस्था आती है अंत्य क्रिया अवस्था, ठीक है। कक्षा में प्रवेश करने से पहले वो पूर्व अवस्था, कक्षा में प्रवेश करने के बाद यानी कि कक्ष जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उसके दौरान अंत्य क्रिया अवस्था चलती है। उसी समय वो जो कार्य करता है बालक, उसके लिए पुनर्बलन देता है। उसी समय वो निदानात्मक, उसी समय उपचारात्मक सुधार करता है। उत्तर क्रिया अवस्था होती है जिसमें मूल्यांकन करता है, पुनः योजना बनाता है, ये उत्तर क्रिया अवस्था होती है। तो यहाँ पे मित्रों विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, अंतः क्रिया अवस्था, है ना, जिसमें पुनर्बलन की विशेषता आती है। मित्रों प्रश्न संख्या 2 है, वहाँ विकल्प नंबर
दो सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए मित्रों, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम की विशेषता नहीं है, अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती है, ये विशेषता सही है। ठीक है ना, ये विशेषता सही है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, बिल्कुल सही है, सभी जगह एक समान अधिगम प्रक्रिया चलती है, सभी जगह सही है, सार्वभौमिक है। अधिगम उचित समायोजन में सहायक है, बिल्कुल सही है, उचित समायोजन करने में भी अधिगम सहायक है। जब अच्छा सीखेंगे तो अच्छा समायोजन होगा, ये भी सही है। कौन सी विशेषता नहीं है पूछा है, तो विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अधिगम नवीन ज्ञान का अर्जन मात्र है। देखिए पहले तो मात्र शब्द है, ये नेगेटिव, इसको हटा दो, इससे ही पता चल जाएगा कौन सी नहीं है। यहाँ नहीं आ रखा है, यहाँ मात्र मतलब नहीं आ रखा, तो ये हो जाएगा। या यूं कह दे कि अधिगम नवीन ज्ञान। अब देखिए अधिगम में क्या होता है, अधिगम में केवल पूछ रहे हैं केवल नवीन ज्ञान का अर्जन करना है, नहीं, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान अर्जित करना है। और केवल नवीन ज्ञान को ही नहीं सीखना है, जो भी पूर्व ज्ञान हमने सीखा उसको भी क्या करना है, स्मरण रखना है, उसको भी याद रखना है ना, उसको भी स्थायी रूप से याद रखना है। वो होता है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान सीखना, तब हो जाएगा अधिगम की ये विशेषता। तो मित्रों विकल्प 3 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 3 का। आगे चलिए प्रश्न संख्या 4 क्या है देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 को मित्रों, अच्छा प्रश्न है, रीट में न्यू टॉपिक जो जुड़ा है, चिंतन तर्क कल्पना ना, वहां से प्रश्न है मित्रों कि सादृश्यवादी तर्क का उदाहरण है। सादृश्यवादी तर्क या कह दूं मैं सादृश्यवादी चिंतन, एक ही बात है ना, तो उसका कौन सा यहाँ पे उदाहरण है। अच्छा प्रश्न है मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए आपके, ठीक है। श्याम हर चीज के गुण दोष देखता है। देखिए किसी भी चीज का अगर आप गुण दोष देखोगे, उसमें अच्छा क्या है उसमें बुरा क्या है, तो जब गुण दोष देखने की चीज आती है उसे कहते हैं मित्रों आलोचनात्मक तर्क। ठीक है, आलोचनात्मक तर्क। तो इस विकल्प को हटा देंगे। राम को शिक्षक ने 10 से 6 घटाने को कहा, 10 से 6 घटाना। अब वो इसमें किसका प्रयोग करेगा मित्रों, बुद्धि का। और बुद्धि किससे होती है, किस चिंतन से संबंधित है बुद्धि, सर्जनात्मकता से। सर्जनात्मक तो अपसारी से है, और जो बुद्धि है वो होती है अभिसारी चिंतन से। तो यहाँ पे अभिसारी चिंतन का उदाहरण आ रखा है। ठीक है, पहले में आलोचनात्मक आ रहा है, चौथा विकल्प है ही नहीं। यहाँ विकल्प एक ही बचा है, वो सही हो जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई राणा प्रताप के समान वीरांगना थी। कैसे थी, तो जब दो व्यक्तियों में समानता या तुलना बताई जाती है, उपमा है ना, मुख्य रूप से क्या है, उपमा के आधार पर निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, तो वो होते हैं मित्रों सादृश्यवादी तर्क या सादृश्यवादी चिंतन। तो बता सकते हैं कि जिस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, उसी प्रकार राणा प्रताप मुगलों के सामने, अकबर के सामने झुके नहीं, तो वो उसके समान वीरांगना थी। ये सादृश्यवादी तर्क का उदाहरण है। अच्छा प्रश्न है मित्रों। जो प्रश्न संख्या 4 है आपके मित्रों, वहां पे विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 है मित्रों कि बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए, यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। अच्छा प्रश्न है कि बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए, तो मोस्टली तो यह है कि अनुकरणीय व्यवहार है ना, और यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। प्राचीन अधिगम सिद्धांत आपको पता है पावलोव का है, शास्त्रीय अनुमान सिद्धांत, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है अनुकरणीय व्यवहार वाली। क्रिया प्रसूत स्किनर ने दिया, ये भी नहीं है। प्रयास व भूल थोंडाइक, ये भी नहीं है। अनुकरणीय व्यवहार की मुख्य रूप से विशेषता पूछिए ना, तो ये होता है मित्रों प्रेक्षणात्मक अधिगम में, प्रेक्षणात्मक अधिगम। इसका दूसरा नाम है मित्रों सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, इसे अवलोकनात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं, क्योंकि अनुकरणीय यानी कि अवलोकन कर रहा है, बालक अवलोकन करेगा। या सामाजिक अधिगम मतलब समाज में जो बड़े लोग हैं उनको देखकर सीखेगा। प्रेक्षणात्मक या इसे कह दूं मित्रों निरीक्षणात्मक, निरीक्षण अधिगम सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत किसका है मित्रों, अल्बर्ट बांडुरा का। अल्बर्ट बांडुरा का, जिन्होंने बारबी डॉल पर प्रयोग किया था और बताया था कि बालक हमेशा अनुकरण करके ही सीखता है। अच्छा प्रश्न है मित्रों। प्रश्न संख्या जो 5 है वहां पे विकल्प नंबर 4 सही है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 6 पर। बहुत अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, टाइप्स ऑफ मैन पुस्तक के रचनाकार है। जो टाइप्स ऑफ मैन पुस्तक है मित्रों, इसके रचनाकार कौन है। कार्ल युंग,
स्प्रेंगर, साइमन या मैकडूगल। तो यहाँ पे विकल्प 2 में लिखा है स्प्रेंगर। मित्रों ये स्प्रेंगर या कहीं पे स्प्रेंजर आ रखा है, एक ही है। इन्होंने ही लिखी थी टाइप्स ऑफ मैन पुस्तक, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैन पुस्तक स्प्रेंजर ने लिखी थी। और ये पुस्तक में इन्होंने स्प्रेंजर ने जो व्यक्तित्व का, है ना, किस टॉपिक का, व्यक्तित्व में जो समाज शास्त्रीय सिद्धांत दिया था, ठीक है, समाज शास्त्रीय सिद्धांत दिया था व्यक्तित्व से संबंधित स्प्रेंगर ने। और इस टाइप्स ऑफ मैन में इन्होंने कुल कितने प्रकार बताए व्यक्तित्व के? 6 प्रकार बताए स्प्रेंगर ने, ठीक है। 6 कौन कौन से बताए? तो देखिए मैं पूरा इसका विवरण दे रहा हूँ। पहला इन्होंने बताया मित्रों सैद्धांतिक, ठीक है, शॉर्ट में। पहला बताया इन्होंने सैद्धांतिक, जिसमें लेखक आता है, साहित्यिक आता है, दार्शनिक आता है, पत्रकार आता है, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया मित्रों आर्थिक, यानी कि धन के आधार पर, जैसे व्यापारी, दुकानदार, उद्योगपति। तीसरा इन्होंने बताया मित्रों सामाजिक, यानी कि जो समाज में सक्रिय है, जैसे इसमें शिक्षक भी आ सकता है सामाजिक में, क्योंकि वो भी समाज में सक्रिय होता है। इसके अलावा सामाजिक जो कार्य करता है, सामाजिक नेता। चौथे आ जाते हैं मित्रों राजनीतिक, यानी कि राजनीति करने वाले मंत्री, है ना, नेता वगैरह वो। पांचवा आ जाता है मित्रों धार्मिक, धर्म पूजा से संबंधित, जैसे संत, साधु, महात्मा, पुजारी, ठीक है। और छठवा आ जाता है अंतिम कलात्मक, या जिसे कहते हैं सौंदर्यात्मक, एक ही चीज़ है, कला और सौंदर्य को परखने वाले, जैसे कलाकार, मूर्तिकार, चित्रकार, ठीक है। तो ये विवरण है। टाइप्स ऑफ मैन पुस्तक के रचनाकार है स्प्रेंजर, जिन्होंने व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने 6 प्रकार बताए। पहला सैद्धांतिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा सामाजिक, चौथा राजनीतिक, पांचवा धार्मिक, छठवा कलात्मक या सौंदर्यात्मक। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, याद रखना। तो मित्रों प्रश्न संख्या जो 6 है आपके, वहां पे विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है, ठीक है। आगे चलिए मित्रों, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 मित्रों गेरेट ने बुद्धि का प्रकार नहीं बताया है। गेरेट और दूसरा है मित्रों थोंडाइक, दोनों ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। कितने? 3। अब कौन सा इन्होंने नहीं बताया, ये ध्यान करना, ठीक है। तो देखिए इन्होंने मूर्त बताया। मूर्त को गामा कह दो, या स्थूल भी कह सकते हैं, या फिर मित्रों यांत्रिक भी कह सकते हैं। यानी कि इसमें यंत्रों, मशीनों का प्रयोग होता है। सामान्य होती है गामक, यानी इसमें क्रिया करते हैं हाथों से। और स्थूल या मूर्त यानी कि सामान्य होती है ना, जैसे इंजीनियर, कारीगर इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अमूर्त बुद्धि की बात करूं, ये भी इन्होंने बताया, है ना। अमूर्त बुद्धि की बात करूं मित्रों, इसको सूक्ष्म बुद्धि बोलते हैं, है ना। इसमें पुस्तकीय जो ज्ञान है ना, उससे संबंधित चीजें होती है, जैसे दार्शनिक, लेखक, शिक्षक, चिकित्सक, है ना। सृजनात्मक बुद्धि इन्होंने ये प्रकार नहीं बताया मित्रों। और सामाजिक बुद्धि इन्होंने बताया, यानी कि जो समाज में होती है, राजनेता वगैरह, है ना, सामाजिक कार्यकर्ता, वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। सृजनात्मक बुद्धि ऐसा प्रकार गेरेट या थोंडाइक ने नहीं बताया, बाकी दोनों ने सेम बताई थी, बुद्धि के 3 प्रकार, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 8 में एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। प्रश्न संख्या 8 है मित्रों, द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज पुस्तक किसने लिखी? द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज पुस्तक किसने लिखी? मैकग्रेगर, किंगविट्ज, क्लार्क हल या सिरिल बर्ट? मित्रों ऐसे प्रश्नों में आपकी गलती होगी, लेकिन आपको इसलिए पहले बता रहा हूँ कि जो मैकग्रेगर है, उन्होंने ये द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज पुस्तक लिखी थी। पिछला वीडियो साइको का नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, उसमें मैकग्रेगर ने आपको पूरा बताया है कि, मैंने बता दिया कि मैकग्रेगर ने एक सिद्धांत दिया था अभिप्रेरणा का, एक्स व वाई सिद्धांत। एक्स व वाई सिद्धांत दिया इन्होंने अभिप्रेरणा का। एक्स सिद्धांत में इन्होंने बताया कि ये जिन बालकों में होता है उनमें नकारात्मकता पाई जाती है, और वाई वाले जो है उनमें सकारात्मकता पाई जाती है। नकारात्मक जो आलसी होते हैं, कामचोर होते हैं, आकांक्षा विहीन होते हैं, श्रम शक्ति विहीन होते हैं, इनमें सकारात्मकता वालों में सकारात्मक रहती है, ऊर्जा रहती है ना, श्रम शक्ति रहती है, ये काम कार्य करने वाले होते हैं, है ना। ये अभिप्रेरणा का एक्स वाई सिद्धांत मैकग्रेगर ने इस पुस्तक में बताया, जिसका नाम है द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। प्रश्न संख्या 8 में विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 मित्रों क्या रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्मितवादी सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। निर्मितवादी जो सिद्धांत है वो वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद रखना। ये आधारित शिक्षण का आधार, इसमें क्या होता है मित्रों, ये ध्यान रखना ना।
अध्यापक को सुना जाता है, अध्यापक और शिक्षार्थी के संबंध देखे जाते हैं, करके सीखना है, अध्यापक कथित विषय वस्तु का दोहराना। तो मित्रों इसमें विकल्प 1 नहीं आएगा, ना ही इसमें 2 आएगा, ना ही इसमें 4 आएगा, इसमें विकल्प 3 सही होगा, है ना। करके सीखना। देखिए इसका विस्तार देखते हैं निर्मितवादी सिद्धांत में क्या आता है मित्रों। तो आपको बता दूं कि मैं जो निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत है मित्रों, ये जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है ना, उसी में से आया है, ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत में से आया है। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत के जो समर्थक कौन कौन थे, एक तो ब्रूनर, एक पियाजे और एक था लेव वाइगोस्की, यही थे। तो इन्होंने संज्ञानात्मक में निर्मितवादी सिद्धांत का समर्थन किया, ब्रूनर, पियाजे और वाइगोस्की। ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर, जिन्होंने अन्वेषणात्मक सिद्धांत दिए, ठीक है। अब देखिए सिद्धांत की बात करूँ, निर्मितवादी मतलब निर्मित करना है, क्या करना है, निर्मित ज्ञान करना। तो कौन करेगा, ये कह रहे हैं कि निर्मितवादी बालक ही करेगा, बालक खुद ही खोज करेगा ज्ञान की, और मतलब करके सीखेगा, यानी कि ज्ञान की खोज खुद करेगा, ऐसा निर्मितवादी सिद्धांत में कहते हैं ना। जो शिक्षक है वो केवल मार्गदर्शक के रूप में रहेगा, ये निर्मितवादी जो सिद्धांत है इसकी विशेषताएं होती है मित्रों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9, जहां विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 टॉप प्रश्न है मित्रों, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 10 कि फ्लोपी बेबी सिंड्रोम से प्रभावित बालक के मस्तिष्क के संकेत को मांसपेशियों द्वारा ठीक तरीके से अनुकरण नहीं होता, यह उत्साद विकृति कैसी है। फ्लोपी बेबी सिंड्रोम रोग भी कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि बालक का जो मस्तिष्क है ना, उस मस्तिष्क को मांसपेशियों का जो अनुकरण है वो नहीं मिल पाता। तो यह उत्साद विकृति किस प्रकार की है। डिमेंशिया, एलेक्सिया, हाइपोटोनिया, डिसमेमोग्राफिया। देखिए डिसमेमोग्राफिया मेमोरी यानी कि स्मृति से संबंधित जो विकार आता है वो डिसमेमोग्राफिया कहलाएगा, तो ये विकल्प हट जाएगा, ठीक है। एलेक्सिया ये भाषा संबंधित है, जिसमें सीखने और पढ़ने की अक्षमता रहती है, ठीक है ना, अक्षमता या असमर्थता, तो ये भी हट जाएगा, ठीक है। मित्रों जो प्रश्न संख्या 10 में कह रहे हैं कि फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम से प्रभावित बालक का मस्तिष्क, इसे कहते हैं हाइपोटोनिया, ठीक है। तो एक नहीं 4 प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पे। हाइपोटोनिया रोग कहते हैं फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम से प्रभावित जिसमें बालक का मस्तिष्क के संकेत को मांसपेशियों द्वारा ठीक तरीके से संकेत अनुकरण नहीं मिल पाता, यह उत्साद विकृति है, हाइपोटोनिया कहलाती है मित्रों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पिछले रीड 2018 में आपको पता है ऐसे प्रश्न ही आए थे ना। और डिमेंशिया की बात करूँ तो ये किससे है, ये चिंतन से, तर्क से, निर्णय करने में जो अक्षम हो, है ना, वो कहलाता है मित्रों डिमेंशिया, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। आगे चलिए प्रश्न संख्या 11 में। प्रश्न संख्या 11 देखिए मित्रों कि परीक्षण करके सीखने पर बल दिया है। जो परीक्षण करके सीखने पर बल किसने दिया है ना, परीक्षण करके सीखने पर बल किसने दिया है, किलपैट्रिक ने, विलियम वुंड ने, वाटसन ने या डॉक्टर मेंस ने। तो देखिए परीक्षण या जिसे कह दूं मित्रों प्रयोग, एक ही चीज़ है, परीक्षण या प्रयोग किया है। अब आपको पता प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम वुंड, तो इसका उत्तर हो जाएगा। जिन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में प्रथम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान शाला खोली थी, ठीक है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक इसीलिए इनको कहते हैं विलियम वुंड को, ठीक है। वाटसन की बात करूं तो अगर आपको पूछे निरीक्षण करके सीखना, उस पर सर्वाधिक बल दिया वाटसन ने। सर्वाधिक करके सीखने पर बल किसने दिया, मुख्य रूप से करके सीखने पर डॉक्टर मेंस ने। और अगर पूछे कि करके सीखना पर, है ना, करके सीखना का समर्थक किसने किया, तो वहां पे आ जाएगा किलपैट्रिक। किलपैट्रिक समर्थक था करके सीखने का, मुख्य बल डॉक्टर मेंस ने दिया, वाटसन ने निरीक्षण करके। ये अधिगम की शैलियाँ हैं जो मुख्य रूप से 5 शैलियाँ होती है अधिगम की, ठीक है। परीक्षण करके सीखने पर विलियम वुंड ने बल दिया था मित्रों। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 में विकल्प नंबर 2 सही है मित्रों। ऐसे प्रश्न को इजी मत लेना, क्योंकि आपको घुमा फिरा के पूछ सकते हैं अधिगम की कितनी शैलियाँ है, तो फिर बताओगे 5, तो जब ये पढ़ोगे ना शैलियाँ तब पता चलेगा। तो मित्रों अच्छा प्रश्न है, जहाँ प्रश्न संख्या 11 में विकल्प 2 सही है। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 12 पर। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र उपयुक्त नहीं है। कौन सा शिक्षण सूत्र उपयुक्त नहीं है, उचित नहीं है, कौन सा गलत है। देखिए अनिश्चित से निश्चित की ओर सही है ना। पहले बालक जब विद्यालय में जाता है तो उसके लिए सारी चीज़ें जो उसके विचार है, अनुभव, वो अनिश्चित होते हैं। फिर शिक्षक उनको क्या करता है, निश्चित करता है। ये शिक्षण सूत्र है अनिश्चित से निश्चित की ओर, यह शिक्षण सूत्र है मित्रों। पूर्ण से अंश की ओर सही है, समग्र से अंश की ओर। सर्वप्रथम जब शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो भी बालक को सिखा रहा है चीज़, तो वो क्या हो, सबसे पहले समग्र हो, पूर्ण आकार में हो, ठीक है।
फिर उसके क्या करें, अंश करके समझाए, है ना। तो पूर्ण से अंश की ओर सही है ना। विश्लेषण से संश्लेषण की यही है ये विधि, ठीक है। ज्ञात से ज्ञात ये भी सही है। पूर्व ज्ञान के आधार पर ही तो नवीन ज्ञान सिखाएंगे, तो जो भी चीज़ें ज्ञात है उसके आधार पर अज्ञात सिखाएंगे, ये भी शिक्षण सूत्र है। तो मित्रों विकल्प 3 ये शिक्षण सूत्र नहीं है, यानी कि तर्क युक्त से अनुभूत नहीं है। तर्क युक्त जिसे युक्ति युक्त भी कह सकते हैं, तर्क युक्त को युक्ति युक्त भी कह सकते हैं ना। तो युक्ति युक्त पहले, फिर अनुभूत, ये उल्टा हो गया ना। सही क्या होगा इसका, सही होगा अनुभूत से तर्क युक्त या युक्ति युक्त की ओर, है ना। यानी कि पहले ठोस अनुभव उदाहरण होने चाहिए, उनके आधार पर वापिस बालक बाद में क्या करेगा, तर्क करेगा। ये शिक्षण सूत्र है ना। यानी कि इसका उल्टा हो गया, ये उल्टा लिखा हुआ, अनुभूत से तर्क युक्त होना चाहिए। तो विकल्प 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 12वें में। चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें पे। प्रश्न संख्या 13वां देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या 13वां है, निष्पादन परीक्षण विधि के प्रवर्तक कहे जाते हैं। निष्पादन परीक्षण विधि व्यक्तित्व, इसके प्रवर्तक कौन कहे जाते हैं ना। तो पहले पूछ सकते हैं इसका संबंध किससे, तो व्यक्तित्व से। हरमन रोडसा ने तो वो रोडसा शाही दबा परीक्षण दिया था, पिछला वीडियो में यही है ना। ऐसा प्रश्न आ रखा, ये नहीं होगा, ठीक है। मोरेनो ने समाज मिति विधि दी, टाइडमैन ने जीवन वृत्त केस स्टडी दी ना। इसका सही उत्तर होगा हार्टसोन, और साथ में मैं, ये भी विद्वान है एक मैं नाम का ना। हार्टसोन और मैन ने दी थी निष्पादन परीक्षण विधि ना। इसमें बालक की मुख्य रूप से ईमानदारी का गुण मापा जाता है इसमें, ठीक है। वैयक्तिक विभिन्नता पर आधारित व्यावहारिक विधि है ये, ठीक है। इसमें बालक को कुछ कार्य करने को दिया जाता है, ये निष्पादन परीक्षण विधि है। निष्पादन यानी कार्य करना, ठीक है। प्रश्न संख्या जो 13वां है मित्रों, वहां विकल्प नंबर 4 सही है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 14वें पर। प्रश्न संख्या 14वां है, अंतर्मुखी बालक की विशेषता है। जो अंतर्मुखी बालक है उसकी विशेषता क्या होगी। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ये दो ही बताए थे कार्ल युग ने, कार्ल युंग या कार्ल जुंग ने, ठीक है। उसके बाद उनके शिष्य जिल्लर, राइन वगैरह, उन्होंने बताया था उभयमुखी, ठीक है, जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का मिश्रण होता है। अंतर्मुखी की विशेषता कौन सी है, स्वयं को यथार्थ के अनुसार ढालने वाला, स्वयं को यथार्थ के अनुसार, वास्तविकता के अनुसार ढालने वाला, ये तो बहिर्मुखी की विशेषता हो गई, है ना। अंतर्मुखी नहीं डाल सकता हर जगह, तो ये हट गई, ये हट गई, तो फिर उपयुक्त सभी नहीं हो गई। और सभी के साथ मिलकर चलने वाला, ये भी कौन होगा, बहिर्मुखी होगा, है ना, सभी के साथ मिलकर। लेकिन एकांत में विश्वास रखने वाला, इसके अलावा जो संदेह करता है, जो संकोची या संकालु प्रवृत्ति का है, चिंतन में डूबा रहता है, एकांत में विश्वास करता है, वो अंतर्मुखी बालक कहलाता है मित्रों, है ना। प्रश्न संख्या 14 में विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15वां एक और अच्छा प्रश्न है मित्रों, ध्यान से देखना। एक विषय को अन्य विषयों से जोड़कर पढ़ाना किस सिद्धांत के अंतर्गत शामिल है। एक विषय को अन्य विषयों से जोड़कर पढ़ाना, अब देखिए आपको पता है जब आप मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र पढ़ोगे तो देखिए एक विषय का ज्ञान अन्य विषय में सहायक होता है, ठीक है। तो एक विषय को अन्य विषयों से जोड़ते हुए पढ़ा रहे हो, शिक्षण करवा रहे हो, तो ये किस प्रकार का सिद्धांत के अंतर्गत शामिल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। समवाय का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का, विभक्तिकरण का, या गणितीय शिक्षण का। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत किसे कहते हैं कि जो शिक्षण सूत्र है या शिक्षण की प्रक्रिया वो लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक होनी चाहिए, न कि प्रभुत्ववादी, ठीक है। ये तो है, लेकिन ये नहीं कह रहा, है ना। विभक्तिकरण का है कि जो भी विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु होती है, शिक्षक को बालक को कैसे पढ़ानी चाहिए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करके बांट करके पढ़ाना चाहिए, ठीक है। गणितीय शिक्षण है कि शिक्षण को संगठित करने और व्यवस्थित करने के लिए, यानी कि जो शिक्षण करवाओगे उसको संगठित और व्यवस्थित करने के लिए फिर उसमें क्या होता है, परिमाणात्मक दिशा का उपयोग करते हैं, वो होता है गणितीय शिक्षण का सिद्धांत। ये भी नहीं आएगा। यहाँ आएगा मित्रों समवाय का सिद्धांत, ठीक है। समवाय का सिद्धांत ये कहता है कि इसमें एक विषय को अन्य विषय से जोड़ते हुए शिक्षण करवाया जाता है, ये शिक्षण सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जहाँ विकल्प नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। तो मित्रों ये थे आज के बाल विकास और मनोविज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो रीट, सीटेट, यूपीटेट के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। इससे आपको अपनी तैयारी का आभास हो जाएगा मित्रों कि आपकी तैयारी कैसी है। और वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।